स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट यूनिट आप लोगों का चल रहा है और फर्स्ट यूनिट में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। कल हम लोगों ने पहले हमने कार्नो इंजन के क्वेश्चन वगैरह वो सब चीज़ें कर ही ली थी। कल हमने थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का हमारा द्वितीय नियम और उसमें एक और चीज़ थी एंट्रोपी, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने एंट्रोपी निकाली थी समतापिक प्रक्रम के लिए, समायतनिक प्रक्रम के लिए, समतापिक प्रक्रम के लिए, ठीक है ना। और एंट्रोपी का क्या सूत्र होता है आदर्श गैस के लिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसमें आप एक टॉपिक आपका और करो, लिखो, हेडिंग डालो, ऊष्मागतिक ताप पैमाना। ठीक है, ऊष्मागतिक ताप पैमाना। तो जैसे आप लोग कभी शायद ये भी उसमें पूछते हो आप लोग कि मतलब है ना कौन सा है, कौन सी क्लास है ये हमारी क्लास की। तो मतलब वैसे भी तो आप लोग को एटलीस्ट सब्जेक्ट तो पता होगा ना कि जैसे सेकेंड ईयर में आपके 3 पेपर, फर्स्ट ईयर में 3 पेपर। तो मैं तो मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाती हूँ, तो ये तो वैसे ही अपने आप ही समझ जाने वाली चीज़ है ना कि मैकेनिक्स से इसका मतलब फर्स्ट ईयर का वीडियो होगा और थर्मोडायनेमिक्स से तो ये इसका मतलब सेकेंड ईयर की क्लास होगी, है ना। सब्जेक्ट के नाम अगर तो आप लोगों को पता होंगे। अब ये पता नहीं किसने पूछा था और मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि कौन सी क्लास है का मतलब क्या। भाई सिलेबस नहीं देखा होगा, एटलीस्ट सब्जेक्ट तो पता होगा ना 3 पेपर कौन कौन से चलते हैं। चलो खैर, तो हम बात करते हैं ऊष्मागतिक ताप पैमाने की। देखो, ताप पैमाने से मतलब क्या होता है, जो हम वो थर्मामीटर वगैरह हम यूज में लेते हैं ना, थर्मामीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो अपन डेली लाइफ में भी थर्मामीटर को थर्मामीटर के नाम से ही अपन बोलते हैं, मेडिकल वगैरह पे मिलता है ना। इससे अपन क्या करते हैं, जब हमें फीवर वगैरह आता है तो डॉक्टर यूज में लेता है, या फिर अब तो हम लोग खुद भी ले आते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है तो उससे हमें पता चलता है कि कितना हमें बुखार है, वो नापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं ना। अब आप लोगों को पता शायद होगा या नहीं पता होगा, बट ये लेकिन ये जो थर्मामीटर जो होता है, या इसको हम तापमापी भी बोलते हैं हिंदी में, तापमापी। तापमापी ये भी एक्चुअली में 2-3 प्रकार का होता है। तापमापी भी गैस का भी होता है, पारे का भी होता है, या कोई और। जैसे हम जो नॉर्मली जो हम सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं ना, वो पता है कौन सी तापमापी होती है, पारे की, पारद जिसको बोलते हैं। या फिर मरकरी, मरकरी आप लोगों ने सुना होगा, मरकरी। केमिस्ट्री में 11th में अपन पढ़ते हैं ना, 11th 12th में केमिस्ट्री में अपन पूरी वो आवर्त सारणी पढ़ते हैं, उसमें सारे तत्व वगैरह जो भी होते हैं, तो उसमें एक मरकरी होता है, Hg से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। शायद 80 होता है, शायद इसका परमाणु क्रमांक वगैरह होता है ना। ये चीज तो पढ़ी होगी सबने। तो मरकरी होता है, मरकरी इसमें क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि मरकरी की ऐसी इसका ऐसा गुण होता है कि क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे शायद ही, हाँ, ये मतलब फैल जाता है। तो सबसे ज्यादा इजीली तो मरकरी का जो तापमापी होता है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे कुछ तापमापी में कोई गैस प्रयोग में ली जाती है, या फिर कोई और किसी और प्रतिरोधी पदार्थ का बना हुआ होता है, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये लेकिन ये सभी तापमापी इसका मतलब किस पर निर्भर कर रहे हैं, इनके अंदर जो विशेष चीज जिसको हमने लेकर के बनाई है, या जो इनका मुख्य जो कार्यकारी पदार्थ है, कि जैसे कोई मरकरी का है, कोई गैस का है, कोई किसी अन्य प्रतिरोधी पदार्थ का है, तो इसका मतलब क्या इन सब में कुछ ना कुछ फर्क तो है। तो अब अगर हमने ये सोचा वैज्ञानिकों ने कि कोई ऐसा तापमापी मिले कि जो कि सब निकाय के ताप को एक समान नापे, जो कि मतलब, क्योंकि अब ये है कि हम अगर कोई निकाय का अगर हम ताप पता करना चाहते हैं कि इसका ताप क्या है, तो मैं कौन सी तापमापी प्रयोग में लूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। भाई मान लो मैंने मरकरी वाले से नापा तो कुछ अलग ताप आया, गैस वाले से नापा तो कुछ अलग ताप आया, ठीक है ना, या मैंने कोई और प्रतिरोधी पदार्थ वाले से नापा तो कुछ अलग आया। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ताप सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि भाई ऐसी चीज भी एक होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि एक अलग प्रकार के एक अन्य नए तापमापी की व्यवस्था की गई, जिसको क्या बोला गया, ऊष्मागतिक ताप पैमाना। ये ताप पैमाना था, एक तरह से तापमापी थी। इस तापमापी से ये तापमापी क्योंकि सबके लिए बराबर कार्य करती थी, ठीक है ना। और ये इसका जो सिद्धांत था वो किस पर निर्भर था, कार्नो इंजन के सिद्धांत पर।
कार्नो इंजन के सिद्धांत पे। कार्नो इंजन के सिद्धांत पे क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कार्नो इंजन खुद किस पर निर्भर कर रहा था? ताप पर निर्भर कर रहा था, ली गई ऊष्मा पर निर्भर नहीं कर रहा था। इसीलिए कार्नो इंजन कैसा आदर्श था, आदर्श इंजन था या आदर्श एक निकाय था ना, तो वैसे ही उस पर निर्भर करते हुए ऊष्मागतिक ताप पैमाने की व्यवस्था की गई। ठीक, समझ में आ गया क्या चीज है? तो अब इसके बारे में आप लोग लिखना शुरू करो, थोड़ा सा लिखो, हेडिंग डालो ऊष्मागतिक ताप पैमाना। ऊष्मागतिक ताप पैमाना, इसमें लिखो आप लोग सभी ताप पैमाने, सभी ताप पैमाने। अच्छा ये क्या बोलते हैं, जैसे आप लोगों को मैं थ्योरी और पूरे मैं नोट्स लिखवा रही हूँ, तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब एक तरह से मतलब अच्छा है आप लोगों के लिए, आप लोगों को पूरे नोट्स बिल्कुल पर्टिकुलर वे में मैं तैयार करवा रही हूँ कि आप लोग बस इतना पढ़ लो एग्जाम में, उसके बाद आपको बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक उसके बाद आप चाहे मत देखो, इतने टॉपिक्स आपका सफिशिएंट हो जाएगा। या आप अलग से जो भी 1 वीक सीरीज वगैरह जो भी पढ़ते होंगे, आप ये देखने के लिए उसकी हेल्प आप ये देखने के लिए कर सकते हो कि भाई पिछले कुछ सालों में कैसे पेपर आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो देखने के लिए। और बाकी उनमें जो भी क्वेश्चन है उनको तैयार आप अपनी नोट से कर सकते हो, है ना? तो जो थ्योरी वगैरह भी मैं लिखवाती हूँ, ऐसे नहीं कि आप वो तो मुझे पता है वीडियो स्किप करके बीच में से देख लो, लेकिन उससे ये है कि थ्योरी नहीं लिखोगे ना, आप सोचो कि नहीं सिर्फ हम तो वो जो भी उसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन है वही वही करके आ जाए, तो उसमें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी बीएससी है आपकी, तो बीएससी में तो पूरा का पूरा आपका लिखा होना चाहिए, थ्योरी के मार्क्स मिलते हैं उसमें, है ना? तो सही थ्योरी हो और वो, हाँ ये बात और है। अच्छा ये एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती हूँ एग्जाम के हिसाब से, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर मान लो आपके पेपर में भी वैसे तो ठीक है, आप पूरी की पूरी थ्योरी भी लिखो, जो भी उसमें थ्योरी लिखो और प्लस उसमें जो भी अगर कोई डेरिवेशन है वो करो साथ में, या कोई अलग इसका सिद्धांत दिया हुआ है वो करो, सारी की सारी चीज़ें कोई इसमें फिर अगर हमने कोई प्रयोग किया हुआ है तो जो भी उसका उपकरण है उसका चित्र भी बनाओ, लास्ट में उसके परिणाम क्या आ रहे हैं वो सारी चीज़ें लिखो। तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता है पूरे नंबर दिला के जाएगी। मान लो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें जिसमें उसकी जो भी उसकी डेरिवेशन है वो हमें ध्यान नहीं आ रही हो, क्योंकि डेरिवेशन आपको पता है ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप एक स्टेप भी भूल जाते हो तो आगे का पूरा गलत गलत होता चला जाता है ना। तो अगर बिल्कुल ध्यान नहीं आया ना, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि जैसे क्लास में जब आप पढ़ते हो ना, तो एटलीस्ट कोई भी बात कहना क्या चाहती है वो बात समझा करो। कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब मेन यूज क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊष्मागतिक ताप पैमाना, मैं सबसे पहले आप लोगों को उसके बारे में कोई भी टॉपिक में करवाती हूँ तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि वो चीज़ क्या है, क्यों है, कहाँ से उसकी खोज हुई, उसकी ज़रूरत क्या थी, किस वैज्ञानिक ने की। ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर कभी मान लो आप पूरी डेरिवेशन भूल गए ना, लेकिन अगर आप पूरे सिद्धांत लिख दोगे कि एक्चुअली में ये चीज़ है क्या या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो फिजिक्स में क्योंकि अगर कोई सही टीचर अगर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो एटलीस्ट आपकी थ्योरी पढ़ेगा तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब इस बच्चे को ये बात पता है कि क्वेश्चन कहाँ से है और क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। हो सकता है इसको डेरिवेशन पता नहीं हो, तो वो उस थ्योरी के भी आपको थोड़े से नंबर ज़रूर दे करके जाएगा। तो इसलिए फिजिक्स में ये है, लैंग्वेज आप चाहे जिसको हिंदी सुटेबल लगे, जिसको इंग्लिश सुटेबल लगे, आप जिस मीडियम से भी हो, जैसे भी पढ़ो, एटलीस्ट आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि मतलब जो भी हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम अभी थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे हैं, तो चाहे आप कोई और सब्जेक्ट जो भी आपके चलते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, तो चाहे आप कुछ भी सब्जेक्ट, मतलब जो भी टॉपिक है आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे मेन उसका काम क्या है और क्या होता है। तो उसको आप भले ही अपने तरीके से मान लो आप सारे पैरामीटर, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि हम बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को एम से, त्वरण को ए से, कोई और चीज़ को किसी और चीज़ से, कोई नई चीज़ हम लेते हैं, हमने गामा मान लिया, ईटा मान लिया, खूब सारे हमारे पास सिंबल होते हैं। आपको मान लो एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा वहाँ पे क्या है, आप अपनी थ्योरी में आप खुद की तरफ से लिख दो कि हमने तो ये माना, हमने माना कि कोई भी नया कॉन्स्टेंट है उसको हमने ईटा मान लिया। उससे कुछ फर्क नहीं होगा, आपका रिजल्ट सही आना चाहिए, है ना? और आपको पता होना चाहिए कि चीज़ कह क्या रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम के अकॉर्डिंग बताया था, तो उससे आपको ये है एटलीस्ट कि वो कोई बात नहीं पूरे नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट पूरे जाएंगे तो नहीं ना। ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन याद नहीं है तो उस क्वेश्चन को पूरा छोड़ करके ही आओ, मतलब उसको ध्यान में रखो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सब में जबरदस्ती आप कुछ भी लिख करके आ जाओ, नहीं। जो चीज़ है जब ऊष्मागतिक ताप पैमाना है, इसकी भले ही आगे मैं डेरिवेशन कराऊंगी, वो डेरिवेशन आपको एग्जाम में याद नहीं रहे, लेकिन कम से कम आपको जो मैंने बेसिक नॉलेज बताई है कि ये चीज़ क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एटलीस्ट आप इतना भी लिखोगे ना तो आपको आधे एक नंबर तो देके जाएगा, जितना क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से, ठीक है ना? जितने नंबर का होगा ये। तो हाँ चलो इसमें लिखो ऊष्मागतिक ताप पैमाना,
सभी ताप पैमाने तापमापी में प्रयुक्त, तापमापी मतलब ब्रैकेट में चाहे लिख लेना थर्मामीटर, क्योंकि उसको हम लोग तापमापी से ज्यादा थर्मामीटर के नाम से ही यूज में लेते हैं, ठीक है ना। तो सभी ताप पैमाने तापमापी ब्रैकेट में लिखना थर्मोमीटर में प्रयुक्त द्रव्यों के गुणों पर निर्भर करते हैं, प्रयुक्त द्रव्यों के गुणों पर निर्भर करते हैं। जैसे पारद तापमापी में जैसे पारद तापमापी में पारद का या पारे के रेखीय प्रसार पर, पारे के रेखीय प्रसार पर, कॉमा गैस तापमापी में गैस के आयतन प्रसार पर, गैस तापमापी में गैस के आयतन प्रसार पर, गैस तापमापी में गैस के आयतन प्रसार पर, तथा प्रतिरोधी तापमापी में पदार्थ के प्रतिरोधों पर, प्रतिरोधी तापमापी में पदार्थ के प्रतिरोधों पर, पदार्थ के प्रतिरोधों पर मतलब हमने बताया है कि जो अलग अलग तापमापी जो हमने 2-3 प्रकार के पढ़े हैं उन पर निर्भर करते हैं। जैसे पारे के लिए हमने क्या बताया कि इसका रैखिक प्रसार कैसे होता है, लीनियर एक्सपेंशन, रैखिक प्रसार, कि इसमें क्या होता है, जब पारा जो होता है ये उसका गुण होता है, ये उसका जो एक मूलभूत गुण उसका ये होता है कि उसको जैसे ही टेम्परेचर मिलता है, जैसे उसको ताप दिया जाता है, तो क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे प्रसार होने लग जाता है। मतलब पारे का अगर आप टेम्परेचर के साथ में अगर आप ग्राफ बनाते हो, ये ताप है जो भी हम टेम्परेचर इसको दे रहे हैं वो, और इधर मान लो पारा जो भी उसका अमाउंट है वो, तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, प्रसार बिल्कुल ऐसे लीनियर, रेखिक का मतलब ये होता है कि इसका तो दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो लीनियरली इसके साथ में जैसे बढ़ता जाएगा, ये मतलब होता है इसका। ऐसे ही हमने पढ़ा गैसीय तापमापी की, गैसीय तापमापी में क्या होगा, गैस का तो आपको पता है उसके आयतन पर वृद्धि होगी, जैसे जैसे मतलब ताप आप बढ़ाते जाओगे उसका जो पूरा वॉल्यूम है उसका यहाँ पे ताप के साथ में उसका जो आयतन होगा, आयतन उसका बढ़ता जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई और प्रतिरोधी तापमापी लेते हैं तो जो भी पदार्थ है उसका प्रतिरोध कितना है, तो उसका प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ में बढ़ता जाएगा। इस प्रकार के हमारे 2-3 तापमापी होते हैं, ठीक है। आगे लिखो, तो ये हमने इनके 2-3 एग्जाम्पल बता दिए। लिखो, इन सभी तापमापियों के पाठ्यांक पूर्णतः समान नहीं होते हैं। पाठ्यांक मतलब रीडिंग जो आती है ना हमारी तापमापी में, उसमें अलग अलग आपने देखा होगा तापमापी कैसे होती है, थर्मामीटर देख तो रखा होगा आप लोगों ने, अपने तो घरों में ही होता है थर्मामीटर, तो जैसे कुछ इस प्रकार का बिल्कुल पतली सी एक होती है, कांच की सी होती है, इसके अंदर आप देखो तो आपको इसके अंदर कुछ मतलब लिक्विड भी दिखाई देता है, कुछ अंदर भरा हुआ है ना, कहीं कहीं पे ऐसे लिक्विड सा आपको दिखाई देता है कुछ फिक्स नंबर पे, और उसमें क्या होता है यहाँ पे पूरे पे टेम्परेचर बने हुए होते हैं, इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर, ऐसे। तो हम जैसे उसको हम कुछ देर मुंह में लगा करके रखते हैं तो वो क्या करता है, हमारे पूरे शरीर का ताप कितना उसको नाप लेता है, और उसके हिसाब से इसमें एक पतली सी लाइन दी हुई होती है रेड कलर की, वो लाइन उस टेम्परेचर के बिल्कुल सामने जा करके रुक जाती है। जैसे मान लो इतना टेम्परेचर है, मेरे कितना भी है, मान लो 90 कुछ भी, तो लाइन 90 के सामने जाकर रुक जाएगी। इस प्रकार का होता है तापमापी, है ना। तो पाठ्यांक मतलब इसमें जो रीडिंग आती है इनको बोलते हैं पाठ्यांक। तो इन सभी तापमापियों के पाठ्यांक पूर्णतः समान नहीं होते हैं। अतः किसी निकाय का यथार्थ तापमापन के लिए एक ऐसे ताप पैमाने का उपयोग होना चाहिए
एक ऐसे ताप पैमाने का उपयोग होना चाहिए जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता हो, जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता हो। जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता हो। ठीक है, फुल स्टॉप। वैज्ञानिक केल्विन ने, वैज्ञानिक कौन थे? केल्विन। केल्विन के नाम पर ही हम ताप की मात्रा क्या होता है केल्विन से लिखते हैं हम, जैसे 500 केल्विन लिखते हैं ना, वो इनके नाम पर ही। तो वैज्ञानिक केल्विन ने सर्वप्रथम कार्नो इंजन पर आधारित, सर्वप्रथम कार्नो इंजन पर आधारित एक ताप पैमाने की कल्पना की, एक ताप पैमाने की कल्पना की जिसे ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं, जिसे ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं। जिसे ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं। ठीक है, और इसका रीजन क्या होता है? कार्नो इंजन पर आधारित क्यों था? क्योंकि जैसे कार्नो इंजन खुद किस पे, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उन दोनों टेम्परेचर पर निर्भर करता है जिसके बीच में जो भी हमारा निकाय है या वो इंजन खुद काम करता है ना। तो वो कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए उसी सिद्धांत पर आधारित उन्होंने एक ऐसा तापमापी भी बनाया जो कि इसमें जो भी हमने कार्यकारी पदार्थ रखा है उस पर निर्भर नहीं करता हो, बल्कि सिर्फ किस पर, ताप पर निर्भर करता हो। तो ये थी इसकी बेसिक की ऊष्मागतिक ताप पैमाना किसे कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी एक आध नंबर के क्वेश्चन में आपका आ भी जाए ऊष्मागतिक ताप पैमाना। अब देखो, जैसे लिखो आगे, नेक्स्ट लाइन से लिखो, माना एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन, माना एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन θ1 ताप पर, θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, तथा θ2 ताप पर, θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है। Q2 ऊष्मा कितना, सॉरी, निष्कासित करता है। θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा निष्कासित करता है। मतलब आप इसको कंपेयर करोगे, हमने जो कार्नो इंजन के लिए पढ़ा था तो हमने एक तरीके से क्या पढ़ा था, T1 ताप रहता था या TH ताप रहता था, तो उससे ली गई ऊष्मा कितनी होती थी, QH। इसका मतलब यहाँ पे Q1 तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, QH को, है ना। और ऐसे ही θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा निष्कासित करता है, मतलब ताप कितना, T3 पर कितना उसको दे देता था, QC दे देता था निष्कासित। तो इसका मतलब यहाँ पे Q2 जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, QC को। इसका मतलब आप यहाँ से देख करके ये कह सकते हो कि Q1 ग्रेटर देन है Q2 के, क्योंकि Q1 तो कितनी, उससे ली गई ऊष्मा है, तो ली गई ऊष्मा तो ज्यादा होती थी और जो दी गई ऊष्मा, बची हुई ऊष्मा होती थी तो वो कम होती थी। ठीक है ना। और यहाँ पे θ1 θ2, अब वही वाली बात है ना, जैसे अभी मैंने कहा कि जरूरी नहीं आप लोग एग्जैक्ट लिखो, आप लोग अपने हिसाब से किसी भी चीज से किसी चीज को प्रदर्शित कर लो। मतलब
एक बेसिक चीज तो ठीक है सेम होती है, आपको पता है बल को बल ही लिखोगे, मास को एम ही लिखोगे, या फिर त्वरण है तो उसको ए से प्रेषित करोगे। लेकिन जैसे ताप है, आप यहाँ पे TH ताप भी मान सकते हो इसको, या T1 ताप से भी प्रेषित कर सकते हो, या इन्होंने जैसे θ1 ताप से प्रेषित किया तो θ1 से प्रेषित कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने ये मान लिया कि θ1 ताप पर तो Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा को निष्कासित कर रहा है। तब इंजन, तब इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी, तब दक्षता ईटा बराबर 1 माइनस TC अपॉन TH। तो TC कितना है, Q2 अपॉन Q1। ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर किस पे करती है, दोनों ताप पर निर्भर करती है, ठीक है ना। इन दोनों तापों पर निर्भर करेगी, θ1 θ2 पे, या जो भी TH TC होता है। इसका मतलब जो दक्षता है वो इन दोनों का फलन होगी। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ईटा बराबर किसका फंक्शन हो जाएगा, ये θ1 और θ2 का फलन है, कह सकते हैं हम ऐसा। चाहो तो इससे पहले ये लाइन लिख लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि दक्षता दोनों ताप θ1 तथा θ2 का फलन होती है। अतः ईटा बराबर f ऑफ θ1 और θ2, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से अगर हमें Q2 बटे Q1 का मान मुझे निकालना हो तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस ईटा के। और ईटा को समीकरण 2 से मैंने किसके बराबर बताया, f ऑफ θ1 θ2 के। f ऑफ θ1 θ2, ठीक है। ये तो किसका मान आया, Q2 बटे Q1 का मान आया। अब अगर यहाँ से मुझे Q1 बटे Q2 का मान निकालना हो, Q1 बटे Q2 का मान निकालना हो, तो बराबर किसका हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस f ऑफ θ1 θ2। लिख लो समीकरण 3, ठीक है, लिख लो इतना। अब इस चीज को आप प्रदर्शित कर दो कैपिटल F। ये तो स्मॉल f हमने लिया था फंक्शन। अब हम इसको ये मान सकते हैं बट 1 बटे में 1 माइनस f ऑफ θ1 θ2 है, तो इसको हम कैपिटल F θ1 और θ2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको Q1 बटे में Q2 बराबर हो गया f ऑफ कैपिटल F ऑफ θ1 θ2। अब देखो, अब यहाँ पे तो हमने क्या बोला कि इसका मतलब हमारा जो भी इंजन है या जो भी निकाय हम अगर कोई मान रहे हैं तो कौन से दो ताप के मध्य यहाँ पे कार्य कर रहा है, θ1 और θ2 इन दोनों के मध्य में कार्य कर रहा है। तो हमारे पास समीकरण भी θ1 और θ2 इन दोनों के बीच का आएगा, ठीक है। अब जैसे हम ऐसे मान लेते हैं कि कोई एक अन्य उत्क्रमणीय इंजन है, इसको माना एक अन्य उत्क्रमणीय इंजन। अब हम किस पे मान लेते हैं कि θ2 और θ3 के मध्य काम कर रहा है, θ2 व θ3 के मध्य कार्यरत है। तो यहाँ से आपको अपने पता चल जाएगा, इसका मतलब वो θ2 से तो कितनी Q2 ऊष्मा लेगा और θ3 को कितनी ऊष्मा देगा, Q3 ऊष्मा देगा, वो है ना।
तो यहाँ जैसे जब 1 और 2 के मध्य कार्य कर रहे थे हमने θ1 बटे θ2 का रेशियो निकाला। अब यहाँ 2 और 3 के मध्य कार्य कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, Q2 बटे में Q3। ये बराबर में किसका फलन हो जाएगा, f ऑफ θ2 और θ3 का फलन हो जाएगा। f ऑफ θ2, इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 4। θ2 और θ3 के मध्य कार्य करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक और हमने उत्पन्न किया। अब एक तो काम कर रहा है 1 और 2 के बीच, दूसरा काम कर रहा है 2 और 3 के बीच। अब हम एक ऐसा इंजन ले लेते हैं जो कि 1 और 3 के बीच कार्य कर रहा हो। तो एक अन्य कार्नो इंजन या उत्क्रमणीय इंजन मान लो, जो θ1 व θ3 के मध्य कार्यरत है। इन दोनों के मध्य कार्य, तो उसके लिए हम क्या रेशियो निकालेंगे, Q1 बटे Q3 का, और बराबर किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ θ1 θ3। समीकरण नंबर 5 मान लो। अब लेकिन आपको पता है जैसे Q1 बटे में Q3 है, इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं Q1 बटे में Q2 इंटू Q2 बटे में Q3 लिख सकते हैं ना। क्यों, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो Q2 से Q2 तो कट जाएगा, तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, Q1 बटे में Q3 आ जाएगा बराबर में। तो मैंने इसको Q1 बटे में Q2 और Q2 बटे में Q3 के रूप में लिख दिया, Q2 बटे में Q3। और अब इन दोनों का मान तो हमने निकाला था ही, तो इसका मान तो हमने क्या निकाला था, f ऑफ θ1 θ2 और इनटू में f ऑफ इसका कितना है, θ2 θ3। समीकरण नंबर 6 हो गई, लिख लो इतना। लिख लिया, तो इसमें लिखो आगे, उपयुक्त समीकरण के बाईं ओर का व्यंजक केवल θ1 व θ3 तापों का फलन है। केवल θ1 व θ3 तापों का फलन है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ θ1 θ3। ठीक है ना, लिखा हुआ ही है ना हमने। तो यहाँ पे ये जो व्यंजक है इसमें बाईं ओर का फलन तो सिर्फ किसका है, फलन बाईं ओर का जो व्यंजक है वो सिर्फ θ1 और θ3 तापों का व्यंजक है। ठीक है ना, तथा क्या लिखा, उपयुक्त समीकरण के बाईं ओर का व्यंजक केवल θ1 व θ3 तापों का फलन है। इसीलिए दाईं ओर का व्यंजक भी ताप θ1 तथा θ3 का फलन होना चाहिए, θ1 तथा θ3 का फलन होना चाहिए। अतः
अतः इस संबंध की वैधता के लिए दाईं ओर के फलन इस प्रकार होने चाहिए कि ताप थीटा 2 की निर्भरता समाप्त हो जाए। थीटा 2 की निर्भरता समाप्त हो जाए। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो इन दोनों को हम एक तरह से बराबर तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इधर तो सिर्फ किस पे फलन निर्भर कर रहा है, थीटा 1 और थीटा 3 दोनों पर निर्भर कर रहा है, जबकि यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 इन तीनों पर ही निर्भर कर रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, इन दोनों को बराबर करने के लिए कुछ ऐसा व्यंजक हो कि इन दोनों को बराबर करते हैं। मतलब एक तरह से ऐसा हम तापमान पे प्रयोग करना चाह रहे हैं ना जो सबके लिए बराबर ही हो। ऐसा नहीं कि एक के लिए तो 3 पर निर्भर करे, एक के लिए, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि दोनों के लिए अलग अलग पर निर्भर करे, ऐसा नहीं। दोनों तापों के मध्य में कैसे समान रूप से किसी से भी हम यहाँ पे समान आना चाहिए हमारे पास मान। ठीक है, हम एक तरीके से देखो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कोई ये हमने पहले क्या लिया, एक थीटा 1 ताप था और दूसरा हमने ताप थीटा 2 मान लिया, दूसरा ताप हमने थीटा 2 ले लिया, या थीटा 3, टोटल थीटा 1 से थीटा 3 के मध्य था ना, ये ले लिया। अब एक तरफ तो हम कैसी व्यवस्था चाह रहे हैं कि यहाँ से जो ताप है Q1 लिया, यहाँ से Q1 ताप लिया उसने, ठीक है ना, और उसके बाद में उसने Q2 ताप जो है वो नीचे दे दिया। Q1 ताप लिया और Q2 ताप उसने नीचे दे दिया। अब यहाँ बीच में क्या था, थीटा 2 था। ठीक है, और यहाँ से जो Q2, यहाँ से फिर क्या लिया गया, Q2 ताप लिया गया, हाँ सही तो है। देखो जैसे यहाँ से हमने क्या किया, Q1 ताप लिया, ऊष्मा ली हमने, और उसके बाद हमने किसी इंजन पर काम करवाया। ठीक है, और काम कराने के बाद जो बची हुई ऊष्मा थी Q2 को हमने दे दी। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि Q2 ऊष्मा किसके पास थी, बीच में एक और नया था, एक और दूसरा क्या था, इंजन, जो हमने जिसको क्या माना था, जो थीटा 2 ताप पर कार्य कर रहा है, थीटा 2 ताप पे। ठीक है, तो इसको मिली हुई ऊष्मा Q2 थी और एक खुद थीटा 2 पे काम कर रहा था। अब इससे अगले वाले ने इससे कितनी ऊष्मा ले ली, Q2 ऊष्मा, अगले वाले ने उतनी ऊष्मा ली, और उसके बाद में बीच में उसने किसी इंजन पर काम करवाया और उसके बाद में उसने Q3 ऊष्मा दे दी। व्यवस्था हम कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जबकि हम व्यवस्था हम चाहते कैसे हैं कि यहाँ से हम बस Q1 ताप लें, किसी इंजन पर हम लगाएं, और उसके बाद में हम जो भी हमारा Q2 जो है वो बीच में से गायब हो जाए, हम सिर्फ कितना Q3 ताप इसको हम दे दें। मतलब हमारे थीटा 2 वाला जो हम ले रहे हैं इसकी हमें कोई ज़रूरत ही ना पड़े। हम एक ऐसी व्यवस्था चाह रहे हैं कि इसमें से Q2 थीटा 2 पर जो निर्भरता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो उसके लिए क्या किया, फिर एक अलग तरीके का एक फलन नापा गया, एक अलग तरीके का फलन जिसको हमने फाई से प्रदर्शित किया। फाई, तो हमने इसको फाई के नाम से एक अलग प्रकार का फलन लिया, जिसके द्वारा क्या लिखा, ये जो हमारी लास्ट समीकरण थी थीटा 1 बटे में थीटा 2 की थी, या Q1 बटे Q3 थी, तो उसकी जगह इसको कैसा फलन मान गया कि फाई थीटा 1 का फलन है बटे में फाई थीटा 2। इसको आप फाई के रूप में फलन नहीं, मतलब अब ये फलन किसका हो गया, ताप का फलन हो गया। पहले हम किसका रेशियो ले रहे थे, Q1 और Q2 का रेशियो ले रहे थे, Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 या Q3 इनका रेशियो ले रहे थे। जबकि अब हमने क्या मान लिया, एक अलग फलन मान लिया जो केवल ताप पर निर्भर कर रहा है, जैसे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 3 इन पे किसी पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे मान लो ये Q1 बटे में Q3 के लिए हमने लिया, तो यहाँ हमने फाई थीटा 1 थीटा 2, तो हम उसके तरीके से इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, फाई थीटा 1 बटे में फाई थीटा 2 इंटू फाई
थीटा 2 बटे में 5 थीटा 3। ठीक है, बिल्कुल बराबर उसकी तरह लिखा। तो यहाँ से हमारे पास दोनों फलन बराबर हो जाएंगे, यहाँ से दोनों ही फलन हमारे थीटा 1 और थीटा 2 पर ही निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे ही जैसे हमने क्या ये चीज समझ में आ गई। अब जैसे समीकरण 3 जो हमने पढ़ी थी, आप लोग पीछे खोल के देखो, समीकरण 3 से हमने क्या चीज देखी, उसमें हमने सबसे पहले हमने किसका रेशियो लिया था, Q1 बटे में Q2 का, जो कि फलन किसके बराबर आया था, वहां पे F थीटा 1 थीटा 2 पर निर्भर कर रहा था ना। तो इस फलन को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, फाइव थीटा 1 थीटा 2, फाइव थीटा 1 और थीटा 2 के रूप में। मतलब उसी फलन को हमने किसका नाम दे दिया, जो कि ताप पर निर्भर कर रहा है। और जैसे कि हमारा Q1 क्या था, Q1 Q2 से ज्यादा था, Q1 ली गई ऊष्मा है, जबकि Q2 जो बची हुई ऊष्मा दे दी जाती है वो है। तो उसी के सापेक्ष हम ये भी कह सकते हैं कि इसका तो थीटा 1 ताप भी किसके बराबर होगा, थीटा 2 ताप से ज्यादा होगा। ठीक है ना, जैसे भाई हमने यहाँ पे थीटा 1 ताप जो है थीटा 2 से ज्यादा तो हो गई, क्योंकि यहाँ से तो हमने Q1 ऊष्मा ली और Q2 को जितनी बची हुई ऊष्मा उतनी दी। मतलब एक तरह से ये अभी किसका काम कर रहा है, स्रोत का, और ये किसका काम कर रहा है, सिंक का। ठीक है ना, जबकि अगले वाले के लिए ये खुद स्रोत का काम कर रहा है और ये सिंक का काम कर रहा है। तो अभी हम किसको लेकर के चल रहे, थीटा 1 थीटा 2, तो ये स्रोत और ये सिंक है। तो हमने जैसे पहले कहा, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि Q1 जो है वो भी ग्रेटर देन Q2 होगा। तो यहाँ से हम इस फलन में भी क्या बोल सकते हैं कि फाइव थीटा 1 ग्रेटर देन होगा फाइव थीटा 2 के। फाइव थीटा 1 भी किसके ग्रेटर देन होगा, फाइव थीटा 2 के। इसका मतलब हम यहाँ से कैसे इसमें रिलेशन बता सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन, सॉरी अनुक्रमानुपाती रिलेशन बता सकते हैं कि फलन जो है थीटा 1 ताप पर फलन का मान कैसे बढ़ता जाएगा, उतनी उसमें ऊष्मा भी बढ़ती जाएगी, या फिर थीटा 2 ताप पर जितना फलन का मान बढ़ता जाएगा ऊष्मा भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसका मतलब पूरी तरीके से निर्भर किस पे हो गया, सिर्फ फलन पर, सॉरी ताप पर। ताप फलन जो है वो जितना मान उसका बढ़ता जाएगा उतनी की उतनी क्या इसकी ऊष्मा भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई चीज? थोड़ी अलग चीज है क्योंकि पहले पढ़ी नहीं है कभी, मैंने भी शायद बहुत ज्यादा बार इसको पढ़ा नहीं है इस चीज को। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना था कि पहले कि हमने क्या जो पदार्थ है वहां से हटा के हम सिर्फ किस पे निर्भरता चाह रहे हैं, ताप पर। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं Q1 बटे Q2 बराबर है फाइव थीटा 1 बटे फाइव थीटा 2। मतलब थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, टेम्परेचर को प्रदर्शित कर रहे हैं, ताप को। तो जब ये ताप फलन बढ़ेगा तो Q1 का मान बढ़ेगा, ताप फलन बढ़ेगा तो Q2 का मान, मतलब अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, थोड़ी सुविधा के लिए हमने फाइव थीटा 1 जो फलन है, अभी आप लोग को और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसको अगर मैं ताप मान लूँ कोई T1 τ1, ठीक है, और फाइव थीटा 2 फलन को मैं τ2 से प्रदर्शित करूं, तो मेरे पास Q1 बटे में Q2 बराबर क्या आ जाएगा, τ1 बटे में τ2। अब आपको समझ में आ गया अनुक्रमानुपाती रिलेशन कैसे है? जैसे जैसे Q1 का मान बढ़ता जाएगा, T1 का मान, Q2 का मान बढ़ेगा तो T2 का, मतलब इसका जो रेशियो होगा वही ताप का भी रेशियो होगा। इसको आप समीकरण जो भी आगे 7 8 जो भी हो वो डाल लो। ठीक है, तो ये लिख लो। लिख लिया, आगे लिखो। लिखो इसका मतलब जो अभी हमने बोला है लास्ट सेवेंथ इक्वेशन का, उसको लिखो। यह नवीन ताप पैमाना जो कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, जो कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, ऊष्मागतिक पैमाना कहलाता है। ऊष्मागतिक पैमाना कहलाता है। ऊष्मागतिक पैमाना कहलाता है। फुल स्टॉप। इस ताप पैमाने पर किन्हीं दो तापों का अनुपात, ये जो दो ताप है, किन्हीं दो तापों का अनुपात उन्हीं दो तापों के मध्य कार्य कर रहे
उन्हीं दो तापों के मध्य कार्य कर रहे कार्नो इंजन के द्वारा ग्रहण की गई तथा निष्कासित ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। ग्रहण की गई तथा निष्कासित ऊष्मा के अनुपात, यही है ना, ग्रहण की गई और निष्कासित, ग्रहण कितनी की गई थी Q1 और निष्कासित की गई Q2, तो ग्रहण की गई तथा निष्कासित ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, लिख लिया। और यहाँ से हम दक्षता भी कितनी लिख सकते हैं, दक्षता भी निकाल सकते हैं हम। किसी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ईटा बराबर और माइनस क्या था यहाँ पे Q2 बटे Q1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं τ2 बटे τ1, ये हो जाएगी दक्षता। इसका फिर दक्षता भी किस पर निर्भर होगी, सिर्फ ताप पर। लिख लो, ये दक्षता का सूत्र भी लिख लो लास्ट पॉइंट डाल के। कहता है उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। लिख लिया। ये हमारा ये ऊष्मागतिक ताप पैमाने का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हमारा एक तरीके से यहाँ तक का पार्ट तो हुआ कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट यूनिट चल रही है, अभी यूनिट चेंज नहीं हुई है, लेकिन अभी तक हमने जैसे क्या क्या चीजें पढ़ी है, हमने ताप पढ़ा, आयतन पढ़ा, दाब पढ़ा, एक अभी एंट्रोपी हमने नई चीज और पढ़ ली, ठीक है ना। ये सब इनफे बेस्ड हमने आदर्श गैस की समीकरण पढ़ ली, किस समीकरण को कैसे प्रयोग लेना है, रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, सबदाबी प्रक्रम, ये सब, उनमें पीवी ग्राफ, ये सारी चीजें पढ़ी है ना। अब हमारे पास कुछ 3-4 और नई चीजें आने वाली हैं, ठीक है। कुछ 3-4 और नई चीजें, तो वो क्या है, जिनको हम एक को G से प्रदर्शित करते हैं, एक को S से प्रदर्शित करते हैं, एक F होता है और एक U आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसमें से U क्या था, आंतरिक ऊर्जा थी। वैसे ही 3 और भी ये नई चीजें होती हैं, ये भी आपकी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और इससे आगे ही आपकी जो मैक्सवेल समीकरण है वो भी आपके हम इनसे रिलेटेड करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए ये कुछ नई चीजें। अब ये चीजें क्या है, ये सब हमारी एक्चुअली में क्या होती है, ऊष्मागतिकीय विभव, ऊष्मागतिकीय विभव। ऊष्मागतिकीय विभव क्या है कि जैसे कि ऊष्मागतिकी की जो समीकरण हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें से मेनली हम क्या बात करते हैं, अगर हम इसकी आंतरिक ऊर्जा की बात करें कि किसी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा यू होती है, जैसे हमने यू ये बोला कि अगर हम उस निकाय में हम कुछ भी अगर उसमें छेड़खानी नहीं करते हैं, वो जैसे एज इट इज, तो हमने उन कंडीशंस में माना है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो कितनी एज इट इज बनी रहती है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो हम इस आंतरिक ऊर्जा में कुछ चीजें जोड़कर या फिर कुछ चीजें कम करके मैं ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन लूँ, मैं चाहे T और S का कॉम्बिनेशन ले लूँ, मैं चाहे P और V का कॉम्बिनेशन ले लूँ, मतलब कुछ भी चीज, मैं किसी को तो U में प्लस कर दूँ, मैं U प्लस PV कर दूँ, U माइनस TS कर दूँ, कुछ भी। लेकिन क्या कि इस जो पूरा मैं सूत्र बनाऊँ, इसका जो यूनिट है वो किस में आए, इसका जो मात्रक है वो ऊर्जा में ही आए, क्योंकि U क्या है, U खुद भी तो ऊर्जा है, तो U में से हम ऊर्जा ही तो माइनस कर सकते हैं, तभी तो हमारे पास पूरा जो सूत्र का जो मात्रक होता है वो तो पूरा एक आना चाहिए ना। तो ताकि हमारे पास मात्रक जो है वो U के रूप में ही आ जाए। तो ऐसी हम कुछ अन्य प्रकार की समीकरणें बनाते हैं, जिसमें से 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बेसिकली हम यूज में लेते हैं। बहुत सारी होती है लेकिन हम सारी नहीं, लेकिन 4 होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हम लिखते हैं और उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक है, इस नया टॉपिक आप डालो, ऊष्मागतिकीय विभव।
उष्मागतिकीय विभव। तो सबसे पहले तो इसमें लिखो कि उष्मागतिकीय विभव होता क्या है। लिखो, किसी निकाय की आंतरिक ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U, U से प्रदर्शित करते हैं इसको, U या फिर हम कैपिटल E से भी प्रदर्शित करते हैं, मेनली हम U यूज में लेते हैं, ठीक है ना। किसी निकाय की आंतरिक ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा U किसी स्थिति का फलन होता है, किसी स्थिति का फलन होता है। अर्थात अर्थात जब हम किसी निकाय को एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में, एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में लेकर जाते हैं या परिवर्तित करते हैं, जब हम किसी निकाय को एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में परिवर्तित करते हैं, तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा U में भी, तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा U में भी समान परिवर्तन होता है, समान परिवर्तन होता है। जो कि पथ पर निर्भर नहीं करता, जो कि पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। मतलब हम क्या करते हैं, अगर कोई निकाय है उसको हम एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जब हम लेकर के जाते हैं, तो उसके आंतरिक ऊर्जा, जितना इस निकाय की अवस्था में परिवर्तन हुआ, जितना इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा जो U है इसमें भी इतना ही परिवर्तन होगा। लेकिन यह है कि किस पथ से हम जा रहे हैं उस दूसरी अवस्था तक, के दूसरी अवस्था साम्यावस्था तक, तो उस पथ पर निर्भर नहीं करता, बस उसमें किए गए कार्य पर निर्भर करता है कि हमने काम क्या किया है, कि हमने उस साम्यावस्था से इस साम्यावस्था में उसको बदला है, ठीक है ना। आप चाहे इस पद से जाओ, इस पद से जाओ, तो उस पद पर U का मान निर्भर नहीं करता, वो उसके हिसाब से चेंज नहीं होगा। चेंज में कितना होगा कि एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में तो जो निकाय में परिवर्तन हुआ है, वही परिवर्तन उसके आंतरिक ऊर्जा U में भी होगा। ये कहने का मतलब है हमारा, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वास्तव में वास्तव में वास्तव में हम किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U में, वास्तव में किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U में विभिन्न प्रकार के स्थिति फलनों का, विभिन्न प्रकार के स्थिति फलनों के, विभिन्न प्रकार के स्थिति फलनों के संयोजन, कॉम्बिनेशन या संयोजन, विभिन्न प्रकार के स्थिति फलनों के संयोजन, यथा, जैसे, यथा कौन से P, V, T या S, P, V, T या S, P, V, T, S का मान U में जोड़कर, का मान U में जोड़कर
अथवा घटाकर, U में जोड़कर अथवा घटाकर एक से अधिक स्थिति फलनों का निर्माण कर सकते हैं। एक से अधिक स्थिति फलनों का निर्माण कर सकते हैं। एक से अधिक स्थिति फलनों का निर्माण कर सकते हैं। जिससे जिससे हमें परिणामी मात्रा जिससे हमें परिणामी मात्रा तथा ऊर्जा की विमाएं भी प्राप्त हो। इससे हमें परिणामी मात्रा तथा ऊर्जा की विमाएं भी ज्ञात हो। मतलब हम किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U जो है उसमें कुछ अन्य प्रकार के स्थिति फलन का संयोजन, हम कुछ भी, जैसे अभी मैंने लेके बताया था P, V, T, S, ये सब बेसिक स्थिति फलन होते हैं, जो मूल स्थिति फलन होते हैं। अब हम इसमें से चाहे P, T का कॉम्बिनेशन ले ले, V, S का कॉम्बिनेशन ले ले, T, P का कॉम्बिनेशन ले ले, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का मतलब कॉम्बिनेशन हो, उसको हम चाहे U में घटा दे तो, चाहे U में हम प्लस कर दे तो, किसी भी तरीके से। लेकिन बस ये है कि जो हमारे पास परिणामी जो भी आना चाहिए हमारे पास, इसका जो परिणामी दिशा या ऊर्जा की जो विमा आएगी वो किसमें, मतलब जो U की विमा है उसके बराबर ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी विमा ही चेंज हो जाए, क्योंकि आप U में मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि एनर्जी, U जैसे एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अब ऊर्जा में हम कोई और ऊर्जा को ही तो प्लस या माइनस कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ऊर्जा में से कार्य की मात्रा को माइनस कर दोगे और कुछ आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। सेम में से सेम ही तो माइनस होता है, वही वाली बात है। तो आप जो भी संयोजन बनाओ, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी जो विमा होगी परिणामी, वो किसकी होनी चाहिए, ऊर्जा की ही होनी चाहिए। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट एरो देके लिखना। इस प्रकार बने हुए नए स्थिति फलनों को इस प्रकार बनाए गए नए स्थिति फलनों को ऊष्मागतिकीय विभव कहा जाता है। ऊष्मागतिकीय विभव कहा जाता है। ऊष्मागतिकीय विभव कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण लिख लेना, उदाहरण देके U प्लस TS, U माइनस PV, U प्लस 2TS माइनस 3PV, ऐसे कुछ भी, मतलब कुछ भी संयोजन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो वो उदाहरण देके लिख लो। ठीक है, लिख लिया? तो ये ऊष्मागतिकीय विभव किसे कहते हैं, ये हो गया। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो। हालांकि इस प्रकार बनाए गए सभी ऊष्मागतिकीय विभवों में से, हालांकि इस प्रकार बनाए गए सभी ऊष्मागतिकीय विभवों में से तीन मुख्य प्रकार के संयोजन उपयोग में लिए गए तथा उन्हें एक विशेष चिन्ह से चिन्हित किया गया।
एक विशेष चिन्ह से चिन्हित किया गया। वो तीन कौन से थे देखो, सबसे पहले तो आपका एक था एच, ये वो विशेष चिन्ह थे जो उन्हें दिए गए। जैसे एक को हमने एच से प्रदर्शित किया, एच बराबर क्या था, यू प्लस पीबी, यू प्लस पीबी। एक को चिन्ह दिया गया एफ, एफ बराबर क्या लिखा गया, यू माइनस टी एस। और एक अन्य था जी, जी को क्या लिखा गया, यू प्लस पीवी माइनस टी एस। तो ये वो एच, एफ और जी, ये वो विशेष चिन्ह से चिन्हित किया गया और ये वो संयोजन थे। खूब सारे संयोजन बनाए गए लेकिन उसमें से इन तीनों को मुख्य रूप से उपयोग में लिया गया। लिख लो इन तीनों को, एच, एफ और जी। और ये संयोजन इसी रूप में होने चाहिए, मतलब आप एच को यू प्लस पीवी से ही, ये तो मैंने बस एग्जांपल दिया था, ये याद करने की चीज नहीं है कि आप यू माइनस पीवी याद कर लो। याद करने का ये है, ये तो बस ये था कि इस तरीके से हम कुछ भी इसका संयोजन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बनाए हुए उसमें से जो सही निकले और जो जिनका कुछ अच्छा परिणाम निकला और जिनको प्रयोग में लिए गए वो ये तीन थे, एच बराबर यू प्लस पीवी, एफ बराबर यू माइनस टी एस, जी बराबर यू प्लस पीवी माइनस टी एस। अब ये एच, एफ और जी, इन तीनों को भी अलग अलग नाम दिया गया। तो नेक्स्ट एरो में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मुख्य रूप से विभव, मुख्य रूप से विभव चार प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से विभव चार प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से विभव चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिखो, इन्हीं जो अभी हमने लिखे इन्हीं का नाम। तो पहला तो था मुख्य रूप से जो चार प्रयोग में लिए, उसमें सबसे पहला तो कौन सा, आपकी आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यू या ई से, ये था पहला। दूसरा एंथैल्पी, एंथैल्पी, इसको आप हिंदी में भी एंथैल्पी ही लिखते हो, ठीक है, एंथैल्पी, इसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, इसको हम एफ या ए से प्रदर्शित करते हैं, मेनली एफ ही यूज में लेते हैं। और चौथा गिब्स मुक्त ऊर्जा। जी, अभी हमने पढ़े थे एच, एफ और जी, और एक खुद यू तो था ही क्योंकि यू में ही तो हमने प्लस माइनस किया था। तो ये चार मुख्य रूप से हमारे पोटेंशियल, लिख लो इनको। अब ये जो नाम है ना इनके, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये यूज में आना है। अभी आगे हम इनके बारे में एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये अच्छे खासे चारों के चारों चार टॉपिक है और इससे आगे हमारे अभी कुछ टाइम तक यही यूज में भी आने वाले, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब इनको हिंदी में भी यही लिखते हैं, इसीलिए इन नामों को तो एटलीस्ट हिंदी में लिखने से ज्यादा अच्छा होता है कि आप इंग्लिश में लिख लो, क्योंकि लिखना तो वही है। तो इंग्लिश में ये तो हो गया आपका एंथैल्पी, जैसे भी आप याद रखना चाहो, ठीक है। ये आपका होता है हेल्महोल्ट्ज, सॉरी एंथैल्पी, हाँ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी मुक्त ऊर्जा। और ये क्या होता है आपकी गिब्स की मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे आपको ठीक लगे याद करने में, वैसे नाम तो वही है, बस ये आप उसी को हिंदी में लिख दोगे, ठीक है। और ये सब एक्चुअली में क्या अजीब नाम लग रहे होंगे, ये सब वैज्ञानिकों के नाम थे, गिब्स है चाहे हेल्महोल्ट्ज है, उनके नाम पर ही इनके नाम भी दिए गए।
ये आपके चारों क्या हो गए, ऊष्मागतिकीय विभव। लिख लिया। अब इसमें से हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक डालो आप, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा यू या फिर ई। आंतरिक ऊर्जा यू या फिर ई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आप डालो। पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे, यू तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो हमने ऊष्मा में परिवर्तन का सूत्र क्या पढ़ा था, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर था। ठीक है, हमें तो क्या निकालना है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डी यू का मान हमें निकालना है। डी यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये हमें निकालना है, इसका मान समीकरण 1 मान लो इसको चाहे। अब आपको यहाँ पे पता है, कल हमने एंट्रोपी का सूत्र एस बराबर क्या पढ़ा था, डी क्यू बटे में डी टी। ठीक है ना, यही था। तो यहाँ से डेल्टा क्यू, इसको आप डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा टी मान लो। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो गया, डीएस। एंट्रोपी में परिवर्तन था ना, डीएस था। तो डेल क्यू बराबर टी डी एस। और कार्य हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डेल्टा डब्ल्यू। कार्य का क्या सूत्र था, पी डी वी के बराबर था। तो यहाँ समीकरण 1 से हमारे पास डी यू बराबर क्या बच जाएगा, टी डी एस प्लस वी पी डी वी। क्या होगी आपकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ तो माइनस आएगा ना, डी यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा ना। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, टी डी एस, डेल्टा क्यू का मान टी डी एस और माइनस पी डी वी। लिख लो। लिख लिया। तो लिखो नीचे, यह समीकरण प्रदर्शित करती है, यह समीकरण प्रदर्शित करती है कि एंट्रोपी अथवा आयतन के मान में, एंट्रोपी अथवा आयतन के मान में परिवर्तन करने से आंतरिक ऊर्जा यू का मान भी परिवर्तित होगा। आंतरिक ऊर्जा यू का मान भी परिवर्तित होगा। आंतरिक ऊर्जा यू का मान भी परिवर्तित होगा। ठीक
ठीक है ना, क्योंकि ds क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन है, और dv क्या है, आयतन में परिवर्तन है। तो ये दोनों परिवर्तन से क्या du भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें मिल रहा है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी, इसी में दूसरा पॉइंट डाल के लिखो, du अभी आपने क्या पढ़ा, यही समीकरण में लिख दे रही हूँ, du बराबर आपने क्या पढ़ा, pds माइनस pdv, ये पढ़ा आपने। ठीक है ना, तो अब इसमें दूसरा पॉइंट डाल करके लिखो। अब यहाँ पे अगर हम ds और dv क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ds प्रदर्शित कर रहे हैं एंट्रोपी में परिवर्तन और ये आयतन में परिवर्तन। तो अगर हम परिवर्तन ना ले, मतलब उनमें परिवर्तन शून्य हो, इसका मतलब s और v हम नियत ले लें, तो s तथा v नियत लेने पर ये दोनों हमने क्या मान लिया कि ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये दोनों नियत लेने पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, मतलब du बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि u बराबर कैसा होगा, नियत। मतलब जब उन दोनों में परिवर्तन तो इसमें परिवर्तन, तो वैसे भी आपको पता है कि जब इन दोनों को नियत ले लोगे तो u भी कैसा आ जाएगा आपके पास, नियत। लिख लो। लिख लिया। ऐसे ही तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम। ये सब एक तरीके से हम क्या बता रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा के सारे ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उसके सारे गुण बता रहे हैं। ये सब आगे यूज में आएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज हमें कैसे परिवर्तित करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारी मेन चीज है, पहले तो हमने ये देखा ये चीज कहाँ से आई, अब हम इसके द्वारा हम और कौन कौन से प्रक्रम में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टी है, टी को मैं किस में, यू के रूप में कैसे लिख सकती हूँ, तो हम ये लिखेंगे कि ताप टी को यू के अवकलज के रूप में, यू के अवकलज के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, देखो अगर हम ये माने कि ये वाला जो हमारा टर्म है पीडीवी, अगर ये 0 हो जाए, ये टर्म अगर हमारा 0 हो जाए, तो डी बराबर क्या बच जाएगा, डी बराबर टीडीएस बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी का मान क्या निकलेगा, डी यू बटे में डी एस के बराबर, है ना। अब ये 0 क्यों होगा, तो ये 0 तभी हो सकता है अगर हमारा v नहीं है, तो v कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा कि v में परिवर्तन 0। अगर हमारा v कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब dv बराबर तो 0 होगा, तो ये टर्म हमारी हो जाएगी 0। तो हम p बराबर क्या लिख सकते हैं, du बटे में ds, कब, जब v बराबर कैसा हो, नियत हो, जब v कैसा हो, नियत हो। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अब दाब जो है p को भी हम u के अवकलज के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार दाब p को आंतरिक ऊर्जा u के अवकलज के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे लिखेंगे, p बराबर क्या हो जाएगा, अब p में तो आगे माइनस भी आ रहा है, इसका मतलब माइनस du बटे में dv। ये कब संभव है, जब s में परिवर्तन हमारा 0 हो जाए, मतलब कि एंट्रोपी जो है s वो क्या हो, नियत। तो यहाँ लिख लो s बराबर नियत। ठीक है, तो ये अब ऐसे समीकरण आपके सब में आएंगे, लेकिन सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे बहुत यूज में भी आएगी आपके। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वगैरह भी आएंगे, जो भी क्वेश्चन उनमें सॉल्व करना होगा। ये जो चीज लिखी है हमने, v बराबर नियत या s बराबर नियत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ऐसे मत सोचना कि इस चीज को छोड़ दो कि हम तो मेनली ये लिख दे t बराबर ये, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये लिखोगे, v नियत नहीं लिखा, तो बात ये है कि फिर आपके पास v नियत आया कैसे, आपने ये चीज तो बताया ही नहीं। v नियत हमारे पास, सॉरी हमारे पास t का मान ये कब आया, जब हमने v को नियत रखा, जब v में परिवर्तन dv हमने 0 रखा, इसलिए ये चीज बतानी हमें बहुत जरूरी है। ऐसे यहाँ पे भी s बराबर हमने नियत रखा, तब जाके हमारे पास ये मान आया, है ना। तो लिख लो
ऐसे ही हम यहाँ पे अगला गुण इसका क्या बता सकते हैं? अगला हम क्या बताएंगे, अगर हम कैसा प्रक्रम ले ले, सम आयतनिक। देखो सम आयतनिक प्रक्रम के लिए समायतनिक प्रक्रम के लिए क्या होता है, dv बराबर 0 होता है। dv 0 होते ही हमारे पास du बराबर क्या बच जाएगा, tds। लिख लो। लिख लिया। इसी में डी का एक और मान, ये मतलब हमने बताया है कि एक तरह से डी के मान हम कब कब क्या क्या रख सकते हैं। तो आपको पता है कोई प्रक्रम समायतनिक है तो आप टीडीएस डी का मान ले लो। मतलब किसी भी आपको सवाल को मतलब हल करने के अलग अलग तरीके बताएं, ठीक है। अब हम ये मानते हैं किसी उत्क्रमणीय समायतनिक प्रक्रम के लिए समायतनिक प्रक्रम के लिए, ठीक है। तो हमने कल ऊष्माधारिता का फॉर्मूला पढ़ा था, सीवी बराबर हमने क्या देखा था, डी बटे dt। तो यहाँ से हम डी बराबर क्या निकाल सकते हैं, n, अगर n पार्टिकल हम इसमें मान ले तो n सीवी dt के बराबर। तो हम डी बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n सीवी और dt, मतलब t का समाकलन कहाँ से, प्रारंभिक ताप से अंतिम ताप तक। तो डी का एक सूत्र हमारे पास ये और आ गया कब, ये लेकिन तभी संभव है, इसमें आप लिख लेना ये, लेकिन तभी संभव है जब प्रक्रम कैसा हो, समायतनिक, उत्क्रमणीय समायतनिक, क्योंकि सीवी तो तभी आएगा। पहले ये लिख लो फिर नीचे लाइन लिख लेना इसमें। लाइन लिख ली, इसके नीचे लिख लेना एक लाइन कि यह लेकिन केवल तभी सत्य है जब प्रक्रम कैसा हो, नियत आयतन पर हो, जब प्रक्रम नियत आयतन पर हो या फिर समायतनिक हो। लिख लिया। तो ये हमारे पास पूरा कार्यक्रम किसका हो गया, हमारा फर्स्ट जो ऊष्मागतिकीय विभव आंतरिक ऊर्जा का U और E, जिसमें हमारे पास किसमें S में और V पर निर्भर करता है आंतरिक ऊर्जा का मान। तो हमने उन दोनों में कैसे कैसे परिवर्तन करे और उसके द्वारा हम U के क्या क्या मान ला सकते हैं, ये पूरी बात होगी, ठीक है। तो ये आपका पहला ऊष्मागतिकीय विभव, उससे जुड़े हुए सारे आपके समीकरण, सारे फॉर्मूले, ये तो कंप्लीट हुए। अब आगे क्या सोचा वैज्ञानिकों ने कि अभी तक तो ये प्रक्रम तो किस पे, या तो एंट्रोपी समान रखो या समायतन पर निर्भर कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि अगर मान लो प्रक्रम समदाबिक हो, समदाबी प्रक्रम हो, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए फिर एक दूसरे प्रकार की ऊष्मागतिकीय विभव की खोज की गई। तो वो क्या था, दूसरा लिखो, नेक्स्ट टॉपिक डालो दूसरा, एंथैल्पी। एंथैल्पी जिसको हमने किससे प्रदर्शित किया, H से। एंथैल्पी H से, तो H की पहली बात तो खोज की हुई, क्योंकि हम किस पे देखना चाहते थे, अब समदाबी प्रक्रम के लिए हम देखना चाहते थे, इसलिए हमने एंथैल्पी H की खोज की।
सबसे पहली चीज एच का होता है, एच बराबर, एच का जो सूत्र दिया गया वो u प्लस पीवी के द्वारा दिया गया। अब u प्लस पीवी से क्या, v आयतन तो आ गया और अब p हमारे पास दाब भी आ गया, तो हम दाब के साथ भी परिवर्तन देखेंगे कैसे। तो अब देखो जैसे यहाँ ये तो इसका मेन सूत्र हो गया h बराबर u प्लस पीवी। अब मान लो हम दोनों तरफ इसका अवकलज कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो dh बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, u का अवकलन du प्लस यहाँ पर तो दो है p और v दोनों इंटू में होते हैं, तो अवकलन कैसे होगा, एक बार p कांस्टेंट रखें और v का कर दें dv प्लस अगली बार v हम कांस्टेंट रखें और p का कर दें dp। ये हमने कर दिया। अब अभी पहले वाले में हमने du बराबर क्या पढ़ा, tds माइनस pdv, तो हम du का ये मान यहाँ रखते हैं, तो du बराबर हमने रखा tds माइनस pdv प्लस ये एज इट इज आ जाएगा pdv प्लस vdp, तो ये तो कट गया dh, और dh बराबर हमारे पास क्या आ गया, tds माइनस प्लस vdp। तो अब एंट्रोपी में परिवर्तन ds उसमें भी आ ही रहा था एंट्रोपी में परिवर्तन, लेकिन यहाँ जो दाब में परिवर्तन उसकी जगह अब क्या आ गया, सॉरी जो पहले आयतन में परिवर्तन था उसकी जगह आ गया दाब में परिवर्तन, ये हो गया dh, लिख लो। अगला हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अतः हम क्या कह सकते हैं, h किसका फलन होगा, s का और p का फलन होगा, अतः लिख लेना एंथैल्पी h s तथा p का फलन है मतलब h बराबर आप क्या लिख सकते हो, h s और p, s और p के फलन के रूप में लिख सकते हो। अब देखो ये हमारे पास dh बराबर क्या आया है, tds प्लस vdp। तो यहाँ से हम इसका अगला पॉइंट क्या देखेंगे, वही सारे पॉइंट जो हमने जैसे पहले में किए। तो पहला आप लिखो इसमें समदाबी प्रक्रम के लिए, समदाबी प्रक्रम के लिए दाब समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, dp बराबर क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास dh बराबर क्या बच जाएगा, tds। ये आ गया हमारे पास सूत्र। ऐसे ही दूसरा हम क्या लेते हैं, उत्क्रमणीय समदाबी प्रक्रम हो, अगर उत्क्रमणीय समदाबी प्रक्रम के लिए, उत्क्रमणीय समदाबी प्रक्रम के लिए, तो समदाबी प्रक्रम पर ऊष्माधारिता का मान क्या होता है, cp बराबर क्या होता है, du बटे dt, ठीक है। तो यहाँ से आप du बराबर क्या निकाल सकते हो, cp dt, ncp dt, और ये du जो होता है ये इसमें किसके बराबर हम मानते हैं, dh के बराबर। तो यहाँ से cp बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, dh बटे में dt, किस पे, जब p हमारा कैसा, p बराबर नियत हो, जब p नियत हो तो cp बराबर dh बटे में dt, लिख लो।
लिया। ऐसे ही अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, जब इसमें एस और पी दोनों नियत हो, जब एस मतलब एंट्रोपी तथा पी मतलब दाब, पी दोनों कैसे नियत हो, तो क्या होगा, टी डी एस, डी एस भी जीरो, डीपी भी जीरो, तो डी एच बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो, डी एच बराबर भी जीरो। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एच बराबर कैसा हो जाएगा, नियत, मतलब कि एस और पी के नियत मान के लिए एच पी कैसा रहेगा हमारे पास, नियत रहेगा। लिख लिया। ऐसे ही अगला, अब यहां से भी हम किसका, टी का मान निकाल सकते हैं एच के अवकलज के रूप में, तो टी का मान एच के अवकलज के रूप में, कब, जब यहाँ पे समदाबी हो, जब P बराबर कैसा हो, नियत हो, जब P नियत हो तो T बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एच बटे में डी एस, डी एच बटे में डी एस, एच पी बराबर नियत पे, T का मान हो गया। इसी प्रकार हम V को भी लिख सकते हैं H के अवकलज के रूप में, तो V का मान H के अवकलज रूप में, V बराबर क्या लिख सकते हो आप, डी एच बटे डी पी, डी एच बटे डी पी। इसके लिए आपको क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, S का मान कांस्टेंट, S बराबर नियत, S बराबर नियत रखने पर, तो ये आपकी किसकी सारी प्रॉपर्टी हो गई, एंथैल्पी की। एंथैल्पी कहाँ से आया, क्योंकि दाब में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमने क्या एंथैल्पी का मान लिया, उसके बाद एंथैल्पी संदाबी प्रक्रम पे, एंट्रोपिक प्रक्रम पे कैसा कैसा होता है, ये हमने इसके सारे गुण पढ़ लिए। ठीक है, तो ये आपके दो पोटेंशियल जो थे उष्मागतिकीय विभव दोनों कंप्लीट हुए। अब हमारे दो कौन से बचे, एक तो हमने पढ़ा था हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा और एक गिब्स मुक्त ऊर्जा का, है ना, तो ये हमारे दो और बच गए, इन दोनों को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस